Am I audible to everyone? Hello. Yes, sir. Hi, sir. Yes, yes. Yes, sir. Hi everyone. Good evening. So this is Vivek Jaiswal. Good evening. So today's webinar is all about resistance training and program designing. तो basically थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में एंड इसके बाद मैं ये सारी जो आपके सामने पीपीटी है उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। हम एज अ ट्रेनर अगर आई होप यहाँ पे सारे ट्रेनर्स ही होंगे, आप लोग सब किसी ना किसी से जिम से रिलेटेड ही होंगे सब। सो अगर मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करता हूँ ना, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है कि मुझे वेट उठाना है, आई हैव टू गो फॉर बाइसेप्स कर्ल, आई हैव टू गो फॉर बेंच प्रेसेस। ये तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमारे या क्लाइंट्स के, किसी भी क्लाइंट्स के दिमाग में एक मिथ बनकर है कि हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारी बॉडी बिल्ड हो, मतलब मस्कुलर की हाइपरट्रॉफी हो, जो कि एक्चुअली में एक फैक्ट नहीं है। हाइपरट्रॉफी सिर्फ एक पॉइंट है। मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करता हूँ तो हाइपरट्रॉफी इज वन ऑफ द पार्ट, बट हाइपरट्रॉफी अल्टीमेट नहीं है जो हमें सबको कराना है। सो आज की जो वेबिनार है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के ऊपर है, और इसके साथ हम इस वेबिनार में ये समझेंगे कि हमारा जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, उसको सोच समझकर ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का प्रोग्राम आज के टॉपिक को हम डिजाइन करेंगे। क्लियर है सबको? अगर सारी चीजें क्लियर सुनाई दे रही है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, आपके कीवर्ड के वहां दिखेगा। सो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एज अ ट्रेनर, एज अ इंडिविजुअल, आपको ये जानना जरूरी होता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, किसी भी क्लाइंट को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस कराने से पहले आपको उनकी मूवमेंट के एनालिसिस होना जरूरी है। अब मूवमेंट के एनालिसिस होना जरूरी है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज या पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए रेडी है या नहीं। यहाँ पे हमारी बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। हमें सबको पता है कि हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं वो अपनी अपनी तरीके से अपनी बॉडी को मूवमेंट देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंकल जॉइंट की बात करूं, तो अगर एंकल जॉइंट एक स्टिफ एरिया है, एक सॉलिड एरिया है, तो क्या वो मूवमेंट अलाउ करेगा? नहीं करेगा। अगर नी एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें कोई फ्रिक्शंस नहीं है, तो आपकी बॉडी को मूवमेंट अलाउ नहीं होगी। तो हम इस चीज को समझने से पहले ये समझेंगे कि बॉडी में कितने जॉइंट मोबिलिटी पे काम करते हैं, कितने जॉइंट स्टेबिलिटी पे काम करते हैं। क्लियर है सबको वॉइस? राइट। परफेक्ट। कितने मिनट मैं आपको दूसरे साइड पे लेके जाता हूँ। ओके, सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मोबिलिटी क्या चीज है। मोबिलिटी अगर मैं एकदम शॉर्ट में डिस्क्राइब करूं आपको, तो वो जॉइंट्स होती हैं जिनके पास कुछ मूवमेंट्स अलाउड होते हैं। एक पर्टिकुलर मूवमेंट्स की जगह 2-3 मूवमेंट्स अलाउड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने रिस्ट की मोबिलिटी की बात करता हूं, तो मेरी रिस्ट को अगर आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड, अगर आप मेरा ये रिस्ट देख पाते हैं तो मेरे रिस्ट को फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये मूवमेंट, और लैटरल फ्लेक्शन अलाउड है। तो अगर आप देखोगे कि मेरे भी हमारे बॉडी में ऐसे जॉइंट्स आते हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट अलाउड होती है, उसे हम मोबिलाइजर के नाम से जानते हैं, बिकॉज वो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी की मूवमेंट को अलाउ करता है आपको करने में। और जब भी बॉडी में सिंगुलर मूवमेंट्स आती हैं, फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जिसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है एल्बोज और आपकी नीज, ऐसे जॉइंट्स को हम एज अ स्टेबलाइजर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ सबको? यस सर। अब क्या है कि स्टेबलाइजर जो होते हैं, ये स्टेबलाइजर्स जो हुआ करती हैं वो मोबिलाइजर्स को सपोर्ट करती हैं ताकि आप इंजरी प्रिवेंट कर पाए। अगर मोबिलिटी है और वो कंटिन्यू मूवमेंट किए जा रहा है,
तो वो रुकेगा नहीं, वो रुक नहीं सकता। तो उसे रोकने के लिए, इंजरी ना आ जाए इससे बचने के लिए स्टेबलाइजर रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोग सब बाइक्स चलाते होंगे, आप लोग के पास, सबके पास बाइक होंगी, अगर बैक साइड वाला जो व्हील होता है वो कंटिन्यू मूव कर रहा है और कंटिन्यू मूव करते समय उसको फ्रंट व्हील सपोर्ट करता है, सो उसको स्टेबल रखने के लिए उस व्हीलिंग मूवमेंट को सामने वाला व्हील भी काम कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए सामने वाला व्हील वर्क करता है, जैसे हमारे बॉडी का भी मैकेनिज्म है। अगर हमारी बहुत सारी मोबिलिटीज है तो हम करती है जो कि हमारी नी हो जाती है। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? जी बिल्कुल। आगे यहाँ कुछ इश्यू हो गया तो मुझे बार स्लाइड चेंज करने में दिक्कत हो रही है। अभी आपको सेकंड स्लाइड दिख रही होगी जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए, आप देखिए, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एंड स्पाइन जॉइंट। मैंने ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मैंने इन्हें रिलेट किया आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। फॉर एग्जांपल, शोल्डर जॉइंट हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे हाईली मोबिलाइज्ड जॉइंट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट आप देखोगे। फॉर एग्जांपल, आप बात करो आप कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस की, सपोज मैं बेंच प्रेस मार रहा हूँ, सो बेंच प्रेस मारते समय भी मैं ये नोटिस करूंगा कि मेरा शोल्डर ही है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। मैं अगर बारबल रोइंग्स मार रहा हूँ तो मेरा बारबल रोइंग करते समय भी बैक ही है। बैक को जब मैं मूवमेंट दे रहा हूँ बारबल रोइंग में, जब मैं अपनी बैक मसल काम करवा रहा हूँ तो भी मेरा शोल्डर जॉइंट ही अलाउ कर रहा है उस चीज को। सो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई भी एक्सरसाइजेस की बात करोगे अपर बॉडी का, सो आपको अपनी शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी का ध्यान आएगा क्योंकि वही है जो ये सारे मूवमेंट को अलाउ करवाता है। सो शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी मूवमेंट्स अलाउड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, सरकमडक्शन, एक्सरसाइजेस सारी। और इसका रियल लाइफ सिनेरियो अगर आप देख लो तो आप भी अगर किसी भी चीज को थ्रो करना है या किसी भी चीज को पुल करना है हमारे डेली लाइफ में, तो हम शोल्डर जॉइंट यूज करते हैं। हिप को भी बॉल एंड सॉकेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि हिप में भी ये सारी मूवमेंट्स हैं जो शोल्डर्स में अलाउड होती हैं। आप वॉक कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो तो आप हिप को यूज करते हो। एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे करके अगर आप देख पाए तो मैंने यहाँ सारे जॉइंट्स की डिटेलें करके रखी हैं। बेसिकली हमारे बॉडी में कुछ ही मोबिलाइजर्स हैं जिसमें शोल्डर, हिप, थोरेसिक स्पाइन और आपकी एंकल आती है। तो मैं इससे चैट बॉक्स पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप ज्यादा अपनी नोट्स बना पाएं। तो मोबिलिटी जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, आप चैट बॉक्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आता है शोल्डर्स, थोरेसिक, थोरेसिक स्पाइन जो होती है वो आपकी रोटेशन में मदद करती है। अगर मैं ऐसे बैठा हूं आपके सामने और मैं रोटेट करना चाहूँ किसी भी एंगल में, लेफ्ट या राइट, तो मुझे थोरेसिक स्पाइन मदद करेगी इस रोटेशन में, एंड उसको स्टेबलाइज मेरा लंबर करता है। हिप जॉइंट, तो आपके सामने कुछ मोबिलिटी जॉइंट्स के नाम मैंने लिख दिए हैं जो आपकी रेफरेंस के तौर पे आपको काम आएंगे फ्यूचर में। ओके, सो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? अभी आवाज आ रही है क्या? अभी भी आवाज कट रही है? किसी को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोई? तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े।
सो अभी तक हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि हमें किसी भी मूवमेंट को करवाने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि बॉडी को जितने जॉइंट्स अलॉटेड हैं, उन जॉइंट्स में जितने जॉइंट्स को मोबिलिटी अलॉटेड है, वो मोबिलिटी वो प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं या नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वापस से मोबिलिटी। मोबिलिटी जॉइंट मतलब होता है वो जॉइंट जिसे एक मूवमेंट से ज्यादा मूवमेंट अलाउड है। तो बॉडी में ऐसे जितने जॉइंट्स हैं जिनको मल्टीपल मूवमेंट्स अलाउड है, उनकी एक्टिवेशन, उनकी प्री ट्रेनिंग जरूरी होती है आपको किसी भी काइंड को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करने से पहले। आई गेस किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारी बॉडी को कितनी सारी मूवमेंट पैटर्न्स अलाउडेड है। हम अपनी बॉडी को 3 वे में मूवमेंट्स कराते हैं। एक होता है जिसमें मसल की लेंथ चेंज होती है, एक होता है जिसमें मसल की लेंथ चेंज नहीं होती बट मसल पे टेंशन होता है। लेकिन जिसमें मसल की लेंथ चेंज होती है उसमें 2 पैटर्न होते हैं। एक में मसल की लेंथ शॉर्ट होती है और एक में मसल की लेंथ लेंथनिंग होती है। एक में मसल के मूवमेंट में लेंथनिंग आती है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइसेप्स कर्ल करते हो तो बाइसेप कर्ल करते समय जब आप बाइसेप बार को अपनी तरफ, अपने चेस्ट की तरफ लिफ्ट कर रहे हो, वो कॉन्सेंट्रिक फेज होता है जहां पे मसल की शॉर्टनिंग होती है, इसीलिए उस मूवमेंट को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। और जब बार को हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं, मतलब अपने चेस्ट से डाउन की तरफ, वहां पे मसल की लेंथनिंग बढ़ती है, जिसे बोलते हैं हम इसेंट्रिक फेज। अब इन दोनों के बीच में एक फेज आता है जहां पे हम आइसोमेट्रिक होल्ड करते हैं। से फॉर एग्जांपल, बाइसेप्स कर्ल करते समय बार को मैंने एक 90 डिग्री एंगल पे जाके रोक दिया, जहां पे ना वो ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है, लेकिन हमारे बाइसेप मसल पे कंटिन्यू टेंशन है। इसे हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस चीज को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे अपनी जितने भी एक्टिविटीज आप जिम में कर रहे हो ना, उससे बहुत कॉमनली रिलेट हो जाती है। अगर मैं रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में बात करूं तो ये सारे मूवमेंट्स कहाँ होते हैं। से फॉर एग्जांपल, आप अपने घर का डोर ओपन कर रहे हो, तो जब आप ओपन कर रहे हो तो आप डोर को पुल कर रहे हो। पुल करते समय आपकी बाइसेप मसल शॉर्ट होती है, और जब आप डोर बंद कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तब आपकी बाइसेप मसल की लेंथनिंग होती है। तो ये 2 मूवमेंट आपको मसल में अलाउड मिलेगी। और कभी कभी आप डोर को होल्ड करके रखते हो, अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो उस होल्डिंग पोजीशन को आइसोमेट्रिक वे में बोला जाता है। और ये सारी मूवमेंट आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में आपको दिख जाएंगी। आप अगर अभी ऐसे सोचोगे कि आपने पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज करी हैं, तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। क्लियर है? यस सर। समझ में आया कि मैं इसमें और अब हम बात करते हैं कि हम अपने दिन में कैसी कैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अगर मुझे ऐसा रहा कि मुझे सुबह उठना है, मुझे कोई काम करनी है, तो हम ये सारी सिनेरियोज जो अभी आपके सामने प्रेजेंट है स्क्रीन पे, वो आपको दिखेंगी। स्टैंडिंग अप फ्रॉम अ चेयर, सब कोई बैठते हैं चेयर पे, चेयर से उठते हैं, तो इसमें क्या क्या मसल इन्वॉल्व होते हैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्वाड्रिसेप, ग्लूट्स मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग, काफ, मूवमेंट टाइप, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप एंड ग्लूट्स मैक्सिमस। सो आप देख पा रहे हैं कि हम ऐसे तो बैठते उठते हैं चेयर से, लेकिन हम कभी इस चीज को स्पेसिफिकली ये नहीं देखते कि कौन सा मसल इन्वॉल्व हो रहा है या कौन सी मूवमेंट टाइप है ये। तो स्टैंडिंग अप फ्रॉम चेयर, ये भी क्वाड्रिसेप मसल को टारगेट कर रहा है, और ये कॉन्सेंट्रिक फेज है क्वाड्रिसेप का। कॉन्सेंट्रिक फेज मतलब जहां पे क्वाड्रिसेप मसल शॉर्टनिंग हो रही है। एंड ग्लूट्स मैक्सिमस का, वॉकिंग करते समय आप नोटिस करोगे कि आप क्वाड्स मसल पे काम कर रहे हो, ग्लूट्स मैक्सिमस पे काम कर रहे हो, काफ पे कर रहे हो, टिबियालिस एंटीरियर पे कर रहे हो। मतलब जो काफ मसल है उसके फ्रंट मसल को हम टिबियालिस एंटीरियर के नाम से जानते हैं। लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, कभी भी कोई सामान अगर आप उठा रहे हो तो वो आप पुल मूवमेंट कर रहे हो। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, अगर आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो तो आप अपने कोर्स को यूज करके कोर्स की पुश मूवमेंट पे कर रहे हो काम। रीचिंग ओवरहेड, कोई भी सामान अपने हाइट से ऊपर सामान रख रहे हो तो वो रीचिंग ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। सो दीज आर दी सिनेरियोज जो आप एक्चुअली अपने डेली लाइफ में फेस करते हो।
ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। No, sir. ज्यादा स्पीड नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है सबको? तो मैं वापस से रिवीजन करा सकता हूँ। ओके, सो अभी तो ये चीज आप देखो कि आप डेली लाइफ में कौन सी एक्टिविटी को फेस करते हो। तो सबसे पहला एक्टिविटी तो यही हो गया कि आप वॉक कर रहे हो। तो वॉकिंग तो हम सभी कर रहे हैं। किसी भी चेयर पे बैठना, आप बेड पे बैठ रहे हो, आप चेयर पे बैठ रहे हो, आप फ्लोर पे बैठ रहे हो, तो बैठना तो है ही, और उसमें फिर आपको उठना भी है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। किसी भी सामान को आप लिफ्ट करते हो तो आपके पुल मूवमेंट में आ गया। किसी भी सामान को आप साइड करते हो तो आपके पुश मूवमेंट में आ गया। जहाँ एल्बोज जॉइंट एक्सटेंडेड हो रहे हैं वो आपकी पुश मूवमेंट हो गई। जहां एल्बो जॉइंट फ्लेक्स हो रहे हैं, मतलब दो जॉइंट्स के लिए क्लोज आ रहे हैं, वहां आपकी फ्लेक्शन हो गई। तो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं। एज अ ट्रेनर, एज अ गाइडर, हमें ये समझना जरूरी होता है कि क्लाइंट्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्लाइंट्स को जो चाहिए वो ये है कि वो अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है उसको बहुत इजीली कर जाएं, उसमें कोई स्ट्रगल फेस ना करें, उसमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। उसकी ट्रेनिंग करानी हमें पहली जरूरी है, ना कि हम उन्हें एक बॉडी बिल्डिंग पैटर्न में लेके चले जाएं, वो जरूरी है। तो अभी क्या है ना कि हम एज अ ट्रेनर, एज अ ओनर, जिम ओनर, मेरे पास बहुत तरीके के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मुझे स्पेसिफिकली अपना गोल बता देते हैं कि मुझे बॉडी बनाना है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो स्पेसिफिकली मुझे बता देते हैं कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मुझे ये बताते हैं कि मुझे अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी बेटर करनी है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करता हूँ, मैं कोई काम करने में बहुत लेजी हूँ, मेरे से कुछ होता नहीं है, और कुछ भी लिफ्ट करने में मुझे इंजरीज आ जाती हैं। और ये जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं ना, ये थर्ड कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा जिम में आते हैं। बॉडी बनाने वाले तो शायद 2 या 3%, मैक्सिमम 5% आते हैं। वेट लॉस करने वाले 30% आते हैं। रिमेनिंग जो आपकी परसेंटेज आती है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की आती है जो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं अपने एक्टिविटी को अच्छे से कर पाऊं जो मेरे पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मैंने ये लाइफ सिनेरियोज, जो रियल लाइफ के सिनेरियोज है, स्टैंडिंग अप फ्रॉम चेयर, वॉकिंग, रनिंग, इन सबको कंसिडर किया है ताकि मैं आपको ज्यादा बेटर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग समझा पाऊं। तो अगर मैं ये बात करूं कि किसी की बैठते समय उनके लोअर बैक पे एक प्रेशर क्रिएट होती है, कोई अगर बैठना चाहता है तो वो अपने नी को आगे पुश कर दे रहा है और उसके नी में एक सर्टेन पेन हो रहा है, जब वो बैठने की कोशिश करता है तो उसके एंकल कोलैप्स कर जाते हैं, तो फिर ये तो एक हमारे पास सिनेरियो है ना कि यार ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब इन सारे प्रॉब्लम को करेक्ट करने का एक एक्सरसाइज है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो? तो इन सब सिनेरियोज का एक पॉइंट आता है कि कौन सी एक्सरसाइज इस पर्टिकुलर चीजों को काम करेगी, इन पर्टिकुलर चीजों पे काम करेगी। तो अगर मैं स्क्वाट को एज एग्जांपल तौर पे लूं, तो स्क्वाट में हम बैठते हैं चेयर पोस्चर में, एंड फिर उसी चेयर पोस्चर से अप आते हैं, और स्क्वाट करते समय हमारा लोअर बैक, हमारा नी, हमारा एंकल, ये तीनों जॉइंट्स काम भी कर रहे हैं। तो मुझे ये पता हो गया ना कि मुझे इस पर्टिकुलर आदमी के लिए कौन सा एक्सरसाइज करवाना है। अब स्क्वाट करवाने से पहले भी देयर आर वेरिएशंस, कि आपको पहले उन्हें हिंज सिखाना होगा, या फिर उनके लोअर बैक में इश्यू है तो लोअर बैक की रिकवरी करानी होगी। दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी हमें ये समझना है कि अगर मुझे उसकी प्रॉब्लम चेयर पे बैठने पे है तो उस चेयर पे बैठने वाला प्रॉब्लम ठीक करने का एक्सरसाइज स्क्वाट है। अब स्क्वाट अगर मुझे मिल गया तो मुझे ये पता है कि स्क्वाट में कौन कौन से मसल काम करते हैं। अब मुझे स्क्वाट कराने से पहले कौन सा पहला प्राइमरी मूवमेंट करवाना है, दैट इज हिंज, या फिर लोअर बैक की एक्टिवेशन, या ग्लूट्स की एक्टिवेशन, या एंकल की मोबिलिटी, या नी की स्टेबिलिटी। इन सबको कराने के बाद अगर मैं उसको प्रॉपर्ली स्क्वाट करा सकता हूँ तो नेक्स्ट डे उसके स्टैंडिंग अप फ्रॉम चेयर, ये वाली मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? सर आज बार बोलिए, लोअर बैक और स्क्वाट बोलिए। हाँ, मैं बताता हूँ। और किसी का कोई क्वेरी है? नहीं सर। ओके, सो बेसिकली आपको ना लोगों की मूवमेंट एनालाइज करनी है। एक बार अगर आपने किसी की भी मूवमेंट समझ ली और उस मूवमेंट को करते समय उसकी प्रॉब्लम समझ ली, तो जब सारी सिनेरियो आपके सामने होती है ना, इट इज इजियर फॉर यू टू डिजाइन अ रूटीन। अगर मेरे पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिसने बोला कि मुझे वॉकिंग करते समय एंकल में स्पेन आती है, काफ मसल लॉक हो जाता है, या नी पे एक टिकलिंग साउंड आती है जिसकी वजह से मुझे अननोइंग लगने लगा है,
तो मुझे ये सारी चीजें पता है ना कि वो वॉकिंग करते समय इनकी ये सारी चीजें दिक्कत दे रही है, तो मैं कौन सा एक्सरसाइज कराऊंगा। मतलब अगर मैंने उसे फार्मर्स वॉक कराया तो उसकी बेसिक वॉकिंग तो बहुत इजी हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि फार्मर्स वॉक समहाउ एक लोडेड एक्सरसाइज है जहां पे उसके बॉडी पे ऑलरेडी स्ट्रेस रहता है, वेट लेके उसको वॉक करना है। तो जब वो नॉर्मली वॉक करेगा तो बहुत कंफर्ट जोन में वॉक करेगा, क्योंकि अलग से वेट नहीं है। लेकिन अगर वो मुझे ऐसा बोल के जा रहा है कि उसके एंकल में एक स्ट्रेन आता है, काफ मसल टाइट फील होती है और नी पे एक टिकलिंग साउंड है, तो मुझे ये चीज क्लियर है कि एंकल का मोबिलिटी कहीं ना कहीं दिक्कत में है, उसकी काफ मसल कहीं ना कहीं टाइट है, तो मुझे उसको स्ट्रेचिंग देना जरूरी है, एंकल की मोबिलाइजेशन करना जरूरी है। और नी पे एक टेक्निकल साउंड हो रहा है, मतलब नी में भी सर्टेन पॉइंट में उसकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का दिक्कत है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा करके काम करूंगा, एंड उसके बाद उसे सेकेंड स्टेज में फार्मर्स वॉक पे लेकर जाऊंगा। समझ में आया? फार्मर्स वॉक, सूटकेस वॉक, ओवरहेड वॉक, एनी वॉक, जिससे कि उसको अपने बॉडी पे एक स्ट्रेस फील हो करते समय एक्सरसाइज, और जब उसके लिए वही एक्सरसाइज बिना वेट के हो तो वो इजीली स्मूथली कर पाए। क्लियर कर पाया मैं ये चीज आपको? मूवमेंट ऑफ कोर्स आशीष के दास, ऑफ कोर्स ब्रेन ही मेमोरीज रख पाता है चीजों की, लेकिन ब्रेन को भी तो उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा ना। सो अगर आप ट्रेनिंग करा रहे हो तो बेसिकली आप ब्रेन को ही सिग्नलाइज कर रहे हो कि आपको ये मूवमेंट याद रखनी है। अगर किसी भी बंदे का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, काफ मसल रिस्ट्रिक्टेड है या एंकल रिस्ट्रिक्टेड है या कुछ भी दिक्कतें हैं, तो ये ब्रेन ही सिग्नल दे रहा है कि दिक्कत है, और हमें वर्क करना है इसी पे, यही हमारा काम है। हम जब भी कोई मोबिलिटी या कोई मसल ट्रेनिंग कराते हैं तो हम ब्रेन की मेमोरी शार्प करा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मसल पे काम करो। तो एकदम ये इंटर रिलेटेड है, तो इसको अलग से कुछ डिफाइन करने का नहीं है। और किसी की कोई डाउट? अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर हो तो उसको कैसे टैकल करें? अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर हो तो उसको कैसे टैकल करें? तो सबसे पहले एनालाइज करना है कि शोल्डर की बहुत सारी मूवमेंट है। हो गया फ्लेक्शन एक्सटेंशन, लैटरल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, सारी हर मूवमेंट कराना जरूरी है। एक बार स्टैंडिंग है वो, उन्हें फ्रीली हर मूवमेंट कराइए। सबसे पहले नोटिस कीजिए किस पर्टिकुलर मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस है। ऑफ कोर्स शोल्डर फ्रोजन है तो हाथ को ऊपर करने में ही उन्हें दिक्कत होगी। अब पॉइंट आती है कि जब उनका अपवर्ड मूवमेंट में दिक्कत है, ओके, काइनेस्थेटिक सेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नाइस। सो अब ये मूवमेंट जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, इस मूवमेंट पे हम उनकी काम करना स्टार्ट करेंगे। से फॉर एग्जांपल स्लोली इस मूवमेंट की रेंज बढ़ाएंगे। अब अगर हाथ सिर्फ इतना उठता है, इसके पीछे नहीं जा रहा है, सो हम क्या करेंगे ना कि हम इस मूवमेंट को इस रेंज पे उसकी एक्सरसाइजेस डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे इस रेंज को एलिवेटेड करेंगे जैसे जैसे उसकी मसल फ्री होना स्टार्ट होगी। बेसिकली एक ऐसी चीज पे हम काम करेंगे जहां पे वो फ्री है, एंड धीरे धीरे उसी फ्री मूवमेंट पे हम प्रेशर देना स्टार्ट करेंगे। जब उस पे काम होना स्टार्ट होता है ना, वहाँ सर्कुलेशन, वहाँ न्यूट्रिशन, वहाँ सारी चीजें पहुंचना स्टार्ट होती हैं। किसी की भी लोअर बैक का पेन अगर है तो वो इस वजह से, क्योंकि वो उस मसल को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं कर रहा, उसे यूज नहीं कर रहा। इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एक्सरसाइज, अगर आप फ्रोजन शोल्डर्स की बात करते हो, आप टेनिस एल्बो की बात करते हो, तो वो ये है कि वो पर्टिकुलर उस मसल को वीक करके रखा है, उसने उस मसल को ट्रेन नहीं किया है। हम धीरे धीरे करके उस मसल को ट्रेनिंग कराते हैं ताकि हमें उस चीज से रियायत मिले। नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट अ सेकंड। तो जैसे आपने स्टैंडिंग में देखा कि स्क्वाट यूज होती है, वॉकिंग में ट्रेडमिल पे वॉक या लंजेस, या फिर आप फार्मर्स वॉक भी कर सकते हैं। देयर आर मेनी ऑप्शंस। वैसे ही बाकी मूवमेंट्स की भी देख लेते हैं हम। अगर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा एक्सरसाइज है आपकी ऑल ओवर बॉडी का कंपाउंडिंग एक्सरसाइज, एंड ये आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बनाते हैं। और सबसे जरूरी होता है इसमें आपको फोकस करना है, जो सबसे ज्यादा फोकस वाला है वो ग्रिप।
ग्रिप अगर अच्छी नहीं होती तो लिफ्टिंग में भी दिक्कत होती है। एंड न्यूट्रल स्पाइन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीचिंग ओवरहेड, मतलब ओवरहेड प्रेसेस अगर आप करते हो, जो भी आपके हेड के ऊपर की एक्सरसाइजेज हो रही है, तो आप कोई भी चीजें रखने या रीच मतलब उस तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। ये सारी रियल लाइफ सिनेरियोज हैं और ये सारी चीजें आप अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हो। अगर आप किसी भी ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वैलिडिटी হচ্ছে 12-25 তাই তো? हेलो, हाँ श्रीनंदन बात कर रहा हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक्चुअली आई एम Just a फेसिंग second. ओके श्योर। Just a second, 10 actually I'm not able to. जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज़। हेलो, क्या भी क्वेश्चन करें प्लीज। हाँ हेलो, যাই হোক তা আগে ইউজ করেছিলে তো? हाँ जैसे कि मेरा एक मतलब पर्सनल ये है कि मेरा L4 और L7 का गैप है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है। तो उस केस में मैं L4 L7 तक में या फिर L4 L5 L7 तो कुछ है ही नहीं। मे बी L4 तो है, L5 होगा शायद, मुझे देखना पड़ेगा रिपोर्ट में, L5 काफी दिन हो गया। हाँ हाँ, जी जी जी। तो इसमें लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है। तो एक्सरसाइज में क्या क्या चीज में मुझे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। और नॉर्मली मैं तो रेगुलर बेसिस पे जो एक्सरसाइज करता हूँ, नॉर्मल एक्सरसाइज वही करता हूँ। तो डेडलिफ्ट वगैरह में या फिर इसकी थोड़ा सबसे हाँ, पहले तो मैं हाँ, आपको अभी डेडलिफ्ट रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि मुझे ये पता नहीं है कि आपकी पेन किस लेवल पे है, ठीक है। ओके दूसरी चीज, आपको सबसे पहले अपनी लंबर की जो कर्वेचर होती है ना, लंबर की कर्वेचर को हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। अब ये कर्वेचर को ना हमें मूवमेंट देना पड़ता है। लंबर काम करती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन में और लेटरल फ्लेक्शन लेटरल एक्सटेंशन में। अभी क्या पॉइंट है कि आपकी जो एक्सरसाइजेस होगी ना, वो ग्लूट ब्रिज बोलकर एक एक्सरसाइज है। ग्लूट ब्रिज के पोस्चर में आपको अपनी पेल्विक को इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशंस करवाने हैं, जिससे कि लंबर के आसपास की जो मसल होती हैं, जिसको इरेक्टस स्पाइन एंड कॉर्डिसस लंबरम बोलते हैं, इन दोनों की स्ट्रेंथनिंग होगी, उसकी मूवमेंट होगी। यही सेम पैटर्न जो आप लाई डाउन में कर रहे हो, इसे उल्टा होकर कर सकते हो, जिसे हम कैट कैमल का एक नाम बोलते हैं, कैट कैमल के नाम से। अब ये दो एक्सरसाइजेस जब आप कराओगे तो आपकी लोअर बैक की जो स्ट्रेंथ है ना, वो थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होना स्टार्ट होगी। अब क्या है कि ग्लूट ब्रेस तो एक बेसिक हो गया जिसमें आपके पास कोई लोड नहीं है, कैट कैमल एक बेसिक हो गया जिसमें कोई लोड नहीं है। तो धीरे धीरे आप इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकते हो और रेजिस्टेंस बैंड के बाद इसको थोड़ा सा एडवांस वे में ले जा सकते हो, जैसे डेड बग कर लिया, बर्ड डॉग कर लिया। ये सारी एक्सरसाइजेस आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएगी और ग्रेजुअली आपको अपने बॉडी में इंप्रूवमेंट दिखेगी। उसके बाद आप अपना डेडलिफ्ट स्टार्ट कीजिए लाइट वेट से। पहले पोस्चर परफेक्शन पे काम कीजिए, फिर धीरे धीरे करके लोड बढ़ाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो मैं आगे बढ़ूं? ओके, सो अब आता है जनरल ट्रेनिंग टिप्स फॉर ADLS। ADLS का मतलब एक्टिविटी डेली लिविंग। फंक्शनल ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग हम उसे बोलते हैं जो हमारी बॉडी के डेली फंक्शनल मूवमेंट्स पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल डेडलिफ्ट भी फंक्शनल ट्रेनिंग का पार्ट है, ओवरहेड प्रेस भी फंक्शनल ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग रेजिमे में, जो हमारी फंक्शनल मूवमेंट को इम्प्रूव करे। कोर स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कोर स्ट्रेंथनिंग। हम बार बार ये सोचते हैं कि हम क्रंचेस कर लें, हम लेग रेजेस कर लें, हम हैंगिंग लेग रेजेस कर लें तो मेरा कोर में मतलब हमारा एब्स निकल जाएगा, हमारा कोर स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा। गाइस एक चीज क्लियर कीजिएगा, किसी भी लोगों की जिसकी एब्डोमिनल फैट है, वो सिर्फ लेग रेजेस करने से या हैंगिंग लेग रेजेस करने से वो चली नहीं जाएगी। द रीजन बीइंग को जो एक्सरसाइजेस हम स्पेसिफिकली सेलेक्ट करते हैं, क्रंचेस, लेग रेजेस, ये रेक्टस एब्डोमिनल की एक्सरसाइजेस है, सिर्फ रेक्टस एब्डोमिनल की, या ट्रांसवर्स एब्डोमिनल सेकेंडरी पार्ट में यूज हो गया। लेकिन अगर मैं कोर मसल्स की बात करूं, देयर आर 29 कोर मसल्स जिसे ट्रेन करने के लिए अलग से सेट ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा कोर एक्सरसाइजेस इज प्लैंक, सेकंड इज डेड बग, थर्ड इज बर्ड डॉग, फोर्थ इज साइड प्लैंक्स। सो हमें कोर को ट्रेन करना जरूरी है। अगर कोर ट्रेंड नहीं होगी तो फिर आपकी अदर मूवमेंट में दिक्कतें आना स्टार्ट होंगी। हम क्रंचेस को कोर एक्सरसाइजेस के तौर पे समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्रंचेस सिर्फ और सिर्फ रेक्टस एब्डोमिनल की एक्सरसाइजेस है, ना कि आपकी कोर की एक्सरसाइज। सो आपको ये चीज बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बैलेंस ट्रेनिंग,
आपने बहुत टाइम देखा होगा कि ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनका जो फुट है वो फ्लैट होता है, मतलब उसकी फुट में कोई कर्वेचर नहीं है, वो पूरी तरह ग्राउंड से फ्लैट है। एंड जब भी वो चलते हैं तो उनकी नी एक दूसरे के साथ भिड़ रही होती है, जिसे हम नॉक नी के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे लोगों को जब भी आप ट्रेनिंग कराते हो, स्क्वाट या बैठने बोलते हो, वो अपनी बैलेंस मिस करते हैं क्योंकि उनका टो काम नहीं कर पाता है। इस टो वाले पॉइंट से इस चीज को समझिएगा कि हमारा बॉडी का जो पूरा वेट है उसका 60% हमारा बॉडी टो पे देता है एंड 40% हमारा बॉडी हील्स पे देता है। अगर हमारा टो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका सबसे मेजर रीजन यही हो सकता है कि उसके जो एंकल की कर्वेचर है या एंकल की मूवमेंट है वो शिफ्ट हुई है। अगर ये बाई बर्थ है तो चीजें अलग हैं, लेकिन अगर ये बाई बर्थ नहीं है तो चीजें अलग तौर पे समझी जाती हैं। बाई बर्थ है तो हम फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जिम में कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? हर एक्सरसाइज। फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप हर एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं जो भी आपकी रियल लाइफ सिनेरियो के साथ लिंक होती है। से फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपने किसी क्लाइंट को मुझे शुरू करवाना है फंक्शनल एक्सरसाइजेस, तो मैं उन्हें करवाता हूँ बॉक्स स्क्वाट, जहाँ पे पीछे एक बॉक्स रहती है, मैं उसे स्क्वाट करा रहा हूँ। इन्वर्टेड रो, जहाँ पे उनकी पैर फ्लोर पे रहती है एंड वो बार को पकड़ के अपने आप को पुल करते हैं, चिन अप नहीं, उसका ऑल्टरनेटिव है ये। अगर मुझे उन्हें खाली अपर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मैं उनको फ्लोर पे बैठा कर स्ट्रिक्ट प्रेस कराता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। गाइस, मसल फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके साथ जॉइंट मोबिलिटी। यस, I would like to ask a question. प्लीज Sir, functional training, you are explaining functional training with some examples, and we are taking the examples that which are related to our daily activities of daily living. Basically, you want to say, activities of daily living. Sir, can you explain it in terms of the principles of training? मतलब whether the multi-joint mobility or multi-joint involvement will be there, or some specific principle. What are the principles of functional training? Because functional training is a highly demanded program for the general people. So it would be it will enlighten us if you explain it from the viewpoint of the principles of training. I don't know. May I know your name, please? Ashish Kumar. I am Ashish Kumar Das. Yes. Yeah, sir. I guess you have a like वो मेरा पोस्टर होगा आपके पास, उसमें मेरा नाम और सब कुछ मेंशन्ड है। This seminar is basically for basic understanding. तो जितने भी लोग हैं वो उतनी ज़्यादा प्रिंसिपल्स में जाएंगे नहीं, और अगर मुझे वो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़े, इट विल बी अ बिगर मतलब लेंथनिंग वेबिनार हो जाएगी। आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कीजिएगा, मैं आपको हर चीज़ें प्रॉपर वे में क्लियर करूंगा कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। अभी इस वेबिनार में मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी है, तो आई गेस वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मुझे ये टॉपिक्स भी क्लियर करने हैं उन्हें, और उसके लिए आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी विवेक जायसवाल के नाम से है, एंड आई गेस आई नो यू, सो आई विल कनेक्ट यू बाय माय सेल्फ ओनली रिगार्डिंग Okay, this. sir. Thank you for your If you have no issues. response. Thank you, sir. Thank you, sir. आई होप यू डोंट माइंड, लाइक बिकॉज आप समझ रहे हो यहाँ पे बहुत लोग हैं, तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू भी समझनी जरूरी है मुझे। तो किसी को भी अगर एडवांस लेवल पे चीजें समझनी है या कोई भी चीजों को लेके डाउट है, तो आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, और मैं आपको डेफिनेटली सारी चीजों का रिस्पॉन्स करूंगा। बट दिस प्लेटफॉर्म मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देनी है, तो मैं उतना डेप्थ जाऊंगा तो शायद ये बहुत लेंथी वेबिनार हो जाएगी। ओके, नाउ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इस एक चीज समझना है, अगर मैं एकदम अपने किसी भी इंडिविजुअल के एकदम बचपन के एज से बात करूं, सो वी स्टार्ट विथ व्हाट, ABCD। बेसिक पढ़ना अगर मुझे समझना है तो मैं अल्फाबेट से स्टार्ट करता हूँ, विच इज ABCD। देन हम समझते हैं वर्ड्स बनाना, फिर हम समझते हैं सेंटेंसेस बनाना, और उसके बाद हम उसको एक पैराग्राफ या कुछ भी तरीके से लेके जाते हैं। तो जब भी हम किसी ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो हम क्लाइंट को पहले वो ABCD समझाते हैं, यानी बेसिक मूवमेंट समझाते हैं, एंड उसके बाद उस मूवमेंट को हम थोड़ा एडवांस पे लेके जाते हैं, हल्का लोड देते हैं, हल्का रेजिस्टेंस देते हैं, फिर उस रेजिस्टेंस को धीरे 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 करके बढ़ाते हैं,
और फिर हम उस एक्सरसाइज को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब लोड ज्यादा देना या सिनेरियोज चेंज करना, जिससे कि उस चीज में क्लाइंट अपनी एक्सपर्टी डाल पाए और एक्सपर्ट हो जाए। अब अगर मैं इस चीज को इस तौर पे समझूं कि हमारा ABCD जो है वो है हमारा वॉक करना, अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि क्लाइंट वॉक करने में भी दिक्कत कर रहा है, तो मैं जिम पे उन्हें लंजेस करा रहा हूँ या फिर मैं उन्हें फार्मर्स वॉक करा रहा हूँ विदाउट वेट या हल्का रेजिस्टेंस देके। धीरे धीरे करके मैंने उन्हें फार्मर वॉक से सूटकेस वॉक पे शिफ्ट किया, फिर मैंने उन्हें ओवरहेड पे शिफ्ट किया, ओवरहेड वॉक पे। इससे क्या कर रहा हूँ, मैं उनके ब्रेन को ट्रेन कर रहा हूँ इस पैटर्न में कि वो उनके लिए ये सारी मूवमेंट ईजी हो जाए। और जब जिम में ये सारी मूवमेंट उनके लिए इजी हो जाती हैं, तो रियल लाइफ सिनेरियो में जब उनके ऊपर कोई लोड नहीं है, वो चीजें बहुत इजीली कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे से अभी कोई ABCD पूछता है या वर्ड्स बनाने बोलता है तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन वही अगर मैं 3-4 इयर्स के एज के बारे में बात करूं तो मैं ABCD भी याद नहीं रख पाता था। सो दिस इज हाउ वी आर ट्रेनिंग आवर ब्रेन, एंड इसी की तरह हम अपने मसल को भी टारगेट कर रहे हैं। क्लियर है? समझा पाया मैं? समझ में आया सबको? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। अगर किसी को भी ये PDF लगेगी या किसी को भी ये PDF चाहिए तो वो कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, विल शेयर। यस सर, थोड़ा सा बेटर होता अगर मिल जाता PDF तो। श्योर विल शेयर। ओके, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में। क्या है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कैसे इसको हम डील कर सकते हैं, और ये कैसे हमारे बॉडी में, हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी में बेनिफिट प्रोवाइड करता है। से फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बॉटल रखा हुआ है 1 लीटर का, मैंने उस बॉटल को लिफ्ट किया एंड मैंने उसे पी लिया, उसमें जितनी पानी थी मैंने आराम से पी ली। अब इसी एग्जाम्पल को 1 लीटर के साथ नहीं 5 लीटर्स के बॉटल के साथ करते हैं। सो 1 लीटर का बॉटल जब था वो इजी था, मैंने लिफ्ट किया, मेरी बाइसेप की फ्लेक्शन हुई एंड आई हैड इट। लेकिन 5 लीटर के बॉटल को जब मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, इट्स क्वाइट हेवियर, मेरे बाइसेप पे टेंशन क्रिएट हुई एंड मैंने तब भी पिया, लेकिन मेरा बाइसेप इतना केपेबल है कि मैंने 5 लीटर्स लिफ्ट कर दिया। अब इसी सिनेरियो को 5 से 10 लीटर्स पे शिफ्ट कीजिए। अब जब वो 10 लीटर का कोई भी सब्सटेंस आपके सामने है, कोई बॉटल आपके सामने है एंड यू हैव टू लिफ्ट, यहाँ पे हमारी बाइसेप फेल कर जाती है, या तब भी स्ट्रगल करके उसने वो पी लिया। वैसे ही हमारी मसल को हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के दौरान ट्रेन करते हैं डिफरेंट रेजिस्टेंस पे, डिफरेंट सिनेरियोज पे, डिफरेंट वेट स्ट्रक्चर पे, ताकि हमारी मसल इतनी केपेबल हो जाए कि कभी अगर रियल लाइफ सिनेरियोज में ऐसी कोई हैवी ड्यूटी वर्क आए तो हम उसे इजीली कर पाए विदाउट फैटिग। ये सबसे इजी वे होता है अंडरस्टैंडिंग का कि हमें किसी क्लाइंट को कैसे एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में काम कराना है। सर ACL BCL रिकवरी करनी है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। आपकी ACL PCL की रिकवरी सबसे पहले तो आपकी फिजियो करेंगे। अगर फिजियो ने क्लियरेंस दे दिया है कि दैट यू कैन स्टार्ट विथ योर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, या फिर यू कैन स्टार्ट विथ योर नॉर्मल एक्सरसाइज एक्टिविटी प्रोग्राम, तब आप किसी ट्रेनर के पास जाएं जो स्पेशलाइज्ड है इन सब चीज़ों में, जिन्हें पता है कि ACL और PCL है क्या। और अगर ऐसे ट्रेनर्स मिल जाएंगे आपको, नॉर्मली मार्केट में ट्रेनर्स हैं जो इन सब चीज़ों में स्पेशलाइज हैं, सो वो आपकी ट्रेनिंग करा देंगे। बेसिकली ऐसे ट्रेनर्स के पास जाइएगा जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है, तो उन्हें इन सब चीज़ों का अच्छा आइडिया होता है। तो हम जब भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो हम ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि क्लाइंट जो है वो एक ऐसे सिनेरियो में एक्टिविटी करे जो उसके लिए टफ है एंड वो उसको अचीव कर रहा है।
तब वैसे सिनेरियोज में आपकी बॉडी में मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, बोन की डेंसिटी इंप्रूव होगी, जॉइंट की बेटर फंक्शनिंग होगी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा एंड बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी चेंज होगा। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ वेट ले रहे हैं या वेट कर रहे हैं। ऐसे फ्लैट वेट वाले क्लाइंट का वेट स्क्वाट में पोस्चर कैसे ठीक करें? पहले तो आप बैक स्क्वाट करा रहे हो या फ्रंट स्क्वाट करा रहे हो, डिपेंड करता है। पहला तो ये दोनों मत कराओ। सबसे पहले आप उन्हें गॉबलेट स्क्वाट में लेकर जाओ, विच इज ईजियर आपकी बैक स्क्वाट फ्रंट स्क्वाट से। दूसरा, अगर आपकी उनकी कर्वेचर ठीक नहीं हो रही है, यू कैन पुट अ वेट बिलो देयर हिल्स, ताकि वो हिल थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाए। एलिवेटेड होते ही उनकी फुट में एक कर्वेचर मिलेगा आपको, थोड़ा सा नी पे स्ट्रेस बढ़ता है, लेकिन एज अ साइंस प्रूफ किया है, कितने रिसर्चर्स प्रूफ किए हैं कि वो एलिवेशन आपकी नी का टेंशन नॉर्मल स्क्वाट से बेटर कर देता है। मतलब नॉर्मल स्क्वाट में जितना नी पे टेंशन होता है उससे कम हो जाता है अगर एलिवेशन आ जाए तो आप कर सकते हो। इसीलिए आप पहले के टाइम में लोगों को देखते होंगे, वो ऐसे शूज पहन के स्क्वाट करते थे जिसके पीछे एक थोड़ा सा हिल होता था, ताकि उनकी नी का मूवमेंट थोड़ा कम प्रेशर में आए एंड आपकी बॉडी को वेट लोड करने में ईजी हो। सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम क्लाइंट को कोई ऐसा एक्टिविटी करा रहे हैं किसी एक ऐसे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जहां से उनकी कैपेबिलिटी, उस जॉइंट की मूवमेंट की कैपेबिलिटी इंक्रीज ही हो रही है। तो बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वो आपके सामने हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो सर, मुझे एक चीज़ जानना था कि ये जो पीडीएफ है वो कैसे मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? मैं इसके थ्रू तो शेयर नहीं कर सकता। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे। मेरा नाम देखकर आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी यही डिटेल। मेरे को जैसे ही आप हाई लिख कर भेजेंगे, आप सिर्फ लिख दीजिएगा अपना नाम एंड पीडीएफ, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। ओके, अभी हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग डिजाइन कैसे होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये एक जनरल क्वेश्चन है, डिस्कशन आप लोगों से, कि अगर मैं आप लोग को बोलूं कि अगर आपको ट्रेनिंग करवाना है किसी क्लाइंट को, तो इज इट नेसेसरी कि आप उन्हें ट्रेनिंग एक दिन में एक एक्सरसाइज या 10 एक्सरसाइज कराएं? कितना एक्सरसाइज कराना जरूरी हो सकता है किसी भी एक इंडिविजुअल को? अगर वो पहले दिन ट्रेनिंग पे आया है एंड वो पहले से वर्कआउट करता है, उसकी मोबिलिटी अच्छी है, तो हाउ मेनी एक्सरसाइजेस आर रिक्वायर्ड? कि इतना एक्सरसाइज कराना जरूरी है तब जाके उसकी बॉडी का कुछ होगा? ऐसा कुछ है क्या? कोई बताएगा मुझे? Not compulsory, sir. It depends on the person and his goal. Exactly. As my point अगर of मैं view, ऐसा बोलूं 4 to 5. Please. Okay. Depend on every individuals. Okay. True. Okay. अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। हम अगर ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, अगर मैं अपने क्लाइंट को जैसे ट्रेन करता हूँ, मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, और ये एक्चुअली यूनिवर्सली यही चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सोचने समझने के बाद मैं इस चीज़ पे आया हूँ, आज से नहीं। एक्सरसाइज सिखाना जरूरी है कराने से ज्यादा। एक्सरसाइज की फॉर्म सिखाना जरूरी है डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराने से ज्यादा। अब अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हेलो, exercise form is much more important. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि फॉर्म ज्यादा जरूरी है डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सरसाइज कराने से ज्यादा। एग्रीड, करेक्ट, नॉट एवरीवन फॉलो दिस। अब अगर मैं फॉर्म की बात करता हूँ, तो मुझे ये तो पता है कि फंक्शनल मूवमेंट्स हो रही हैं कुछ डेली बेसिस पे। अब अगर वो डेली बेसिस पे कुछ फंक्शनल मूवमेंट्स हो रही हैं, तो उस फंक्शनल मूवमेंट का रेप्लिका मेरे पास एक्सरसाइज के फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल स्क्वाट है, फॉर एग्जांपल मेरा वॉकिंग है जिसमें मैं ट्रेडमिल या लंजेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा डेडलिफ्ट है, पुलिंग मूवमेंट आ गया, फॉर एग्जांपल मेरा बेंच प्रेसेस है जो पुशिंग मूवमेंट दे दिया, फॉर एग्जांपल ओवरहेड प्रेसेस है। सो देयर आर ऑल, हर मूवमेंट का रेप्लिका है हमारे पास एक्सरसाइज के फॉर्म में। अब अगर कोई क्लाइंट ऐसा आ रहा है मेरे पास जिसने मुझे ये चीज बोला,
अब ऐसा कोई क्लाइंट अगर मेरे पास आ रहा है जिसने मुझे ये चीज बोल दिया है स्पेसिफिकली दैट आई वांट टू लीड अ गुड हैप्पी हेल्दी लाइफ बिकॉज आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी ऑफ माई डेली लिविंग, तो मैं उन्हें ये सभी चीजें समझाऊंगा ना कि आपकी बेसिक मूवमेंट समझनी जरूरी है। सो अगर वो मेरे पास आता है तो मैं सबसे पहले ये समझूंगा कि उसकी बॉडी का 2 डिवीजन है, एक लोअर लिम्ब है, एक अपर बॉडी है। सो अगर मैं लोअर बॉडी को डिफाइन करूं तो मेरे पास 2 एक्सरसाइजेस स्पेसिफिक हैं, जिसमें आ गया आपका डेडलिफ्ट स्क्वाट्स एंड लंजेस। तो मैं पहला दिन तो उनको स्क्वाट्स और लंजेस से भी खुश कर सकता हूँ। अब बात आती है कि स्क्वाट एंड लंजेस तो एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जहां पे मल्टी मसल्स काम कर रही है, देयर आर 3-4 जॉइंट्स व्हिच आर वर्किंग टुगेदर। सो मैं पहले ही दिन ही तो किसी भी क्लाइंट को उस पर्टिकुलर सिनेरियो पे डाल नहीं सकता, तो मैं ये समझूंगा कि कौन से मसल्स काम करते हैं स्क्वाट्स के टाइम एंड लंजेस के टाइम। जैसे स्क्वाट्स के टाइम मेरा क्वाड्स काम कर रहा है, ग्लूट्स काम कर रहा है, मेरा लंजेस के टाइम मेरा ग्लूट्स काम कर रहा है, ज्यादा डेप्थ जाने पे मेरा हैमस्ट्रिंग काम कर रहा है। अगर मैं डेडलिफ्ट भी ऐड कर लेता हूँ तो मेरा हैमस्ट्रिंग और अच्छे से काम कर रहा है, काफ मसल भी काम कर रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए बना है मशीन्स। जितने सारे मशीन्स जिम में अवेलेबल है आप उन्हें लेग एक्सटेंशन से स्टार्ट करवाइए, क्योंकि पहले मसल में वो ब्लड सर्कुलेशन तो आए, मसल को ये मेमोरी तो आए कि इसका ट्रेनिंग भी होता है, क्योंकि कभी तो उस क्लाइंट ने पर्टिकुलरली वो ट्रेनिंग की ही नहीं है। तो आप लेग एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, एबडक्शन एडक्शन मशीन यूज कर सकते हैं, आप लेग कर्ल कर सकते हैं। लेग कर्ल भी अगर उसके लिए टफ होता है तो आप ग्लूट ब्रिज करा सकते हैं। ग्लूट ब्रिज में भी अगर आप एंगल चेंज करते हो अपनी फुट की तो आप उसमें हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स दोनों को ट्रिगर कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उन्हें मूवमेंट ट्रेन करें और उस मूवमेंट को ट्रेन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस हैं उस पे काम करें और उसका प्रोग्रेशन करें। तो यहाँ पे जो मैंने सैंपल डाइट वर्कआउट प्लान आपके सामने रखी है वो यही रखी है कि पहले आपको अपनी मोबिलाइजेशन करनी है या डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइजेस सेलेक्ट करना है कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस और ये सब एक्सरसाइजेस जो कि मेरा गोल है, मुझे इस पर्टिकुलर क्लाइंट को अचीव कराना है। अब इन सब चीजों को अचीव कराने से पहले मेरा प्राइमरी टारगेट है कि इन सारे मसल में वो सर्कुलेशन पहुंचाऊं, वो ब्रेन मेमोरी कनेक्शन पहुंचाऊं, जहां पे क्लाइंट इन एक्सरसाइजेस को इजीली परफॉर्म कर सके आने वाले टाइम में। नहीं, लेकिन आज ही क्लियर करना ये जरूरी नहीं है। सो आपको क्लाइंट को बैठकर पहले ये समझाना पड़ता है कि आपको मैं अगर मूवमेंट पे लेकर जा रहा हूँ तो मूवमेंट पे ले जाने से पहले मुझे कुछ बेसिक चीजें हैं जो कवर अप करनी है, जो कि है स्क्वाट कराने से पहले का फंडामेंटल्स, जहाँ पे आती है आपकी हिंज। आपकी हिंज कर पा रही है आपके लिए। एक चीज जानना था, कोई क्लाइंट अगर फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करने आ रहा है, फर्स्ट डे है उनका, तो पहले मैं उनको बॉडी वेट ट्रेनिंग कराओ फर्स्ट दिन या मशीन ट्रेनिंग कराओ? आशीष सर एक सेकेंड, मैं पहले इनका क्लियर करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। बोलिए, फिर से बोलिएगा शोभित। हाँ। अगर कोई क्लाइंट पहला दिन जिम में आता है तो ये वार्म अप करने के बाद तो मैं फर्स्ट डे उनको मशीन ट्रेनिंग कराऊं मशीन से या बॉडी वेट ट्रेनिंग कराऊं, कौन सा कराऊं? गाइस, मशीन्स बना ही इसलिए है कि क्लाइंट को रेडी कर पाओ आप बॉडी वेट ट्रेनिंग के लिए। बॉडी वेट ट्रेनिंग आप अगर ऐसे सोचो कि आपकी बॉडी वेट 70 किलोज है तो आप स्क्वाट जो करोगे वो 70 किलोज पे स्क्वाट कर रहे हो, आपकी बॉडी वेट पे स्क्वाट कर रहे हो। और उसके लिए जब मसल पे एक जॉइंट पे तो टेंशन क्रिएट होगा ना जब आप वो स्क्वाट मूवमेंट कर रहे हो। अगर बॉडी उस चीज के लिए रेडी ही नहीं है और मसल रेडी ही नहीं है तो आप कैसे बॉडी वेट करा सकते हो? तो उस सिनेरियो में आपको मशीन्स का सपोर्ट लेना होगा, क्योंकि मशीन में अगर आप कॉर्ड्स एक्टिव कराते हो तो आप 5 किलो वेट से भी करा सकते हो, कम से कम 70 किलोज नहीं लगा। समझ में आया? ओके सर, हाँ सर समझ में आया। और एक चीज सर जानना, आप कॉन्सेप्ट समझ पाए या फिर से मैं और अच्छे से नहीं सर आप बहुत अच्छे से समझाए। और एक चीज समझना था कि जब क्लाइंट पहले दिन आ रहा है, बस एक सप्ताह आ रहा है, तब उनको क्या इंडिविजुअल एवरीडे इंडिविजुअल मसल ट्रेनिंग कराओ या फुल बॉडी ट्रेनिंग कराओ? मतलब कोई इंडिविजुअल कोई डिपेंड करता है कि कौन सा बेस्ट हुआ, कोई भी करता है। अच्छा सर बोलिए। सबसे पहला चीज तो आप ये समझना होगा कि क्लाइंट किस लेवल पे ट्रेनिंग जानता है या समझता है। अगर वो बिगिनर है, हाँ वो बिगिनर है, उसे कोई भी आइडिया नहीं है, तो फिर मेरा पॉइंट ये रहेगा कि पहले आप उनको मशीन से बॉडी को मतलब माइंड मसल कनेक्शन क्रिएट करो।
मशीन्स पे एक्सरसाइज करा के, और ज्यादा नहीं, उनके मसल को फैटिग भी मत कीजिए, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेन भी मत कीजिए, हो सके तो एक एक रैप करा के ही मशीन में खत्म कीजिए, 2 मशीन में एक्सरसाइजेस करा के। नहीं, मैं Second day- बोलना चाहता था कि वो जो मैं ट्रेनिंग कराऊँ, एक एक सेट कराऊँ, या जो आप बोल रहे हैं वो क्या होल बॉडी पार्ट होगा? कि मैं समझे पहले दिन क्लाइंट आया तो मैं उनको सिर्फ पहले दिन चेस्ट में 3-4 एक्सरसाइज मशीन से करवा दिया, या मैं उनको फुल बॉडी का, मतलब चेस्ट हो गया, लेग हो गया, बैक हो गया, सबका एक एक आइटम करके एक एक सेट करके कराऊँ, यही जानना था। अच्छा, अब अगर ऐसे सिनेरियोज है तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि मैंने फर्स्ट डे मैं उनकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी की स्प्लिट बना देता हूँ। सो एक दिन मैंने अपर बॉडी करा दिया एक एक एक्सरसाइज, दूसरे दिन मैंने लोअर बॉडी स्प्लिट करा दिया, थर्ड डे मैंने कोर कराया, फोर्थ डे मैंने हल्का कार्डियो देके, क्योंकि 3 दिन की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बेसिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद भी मसल में हल्का सा डोम्स आएगा, डिले ऑनसाइड मसल सोरनेस, तो उसको रिकवर कराने के लिए अगर वो हल्का एरोबिक ट्रेनिंग में जाता है तो बॉडी एक साइकिल चलाती है, कोरी साइकिल बोलकर, जिसमें ये एनर्जी रिवर्स बैक होती है, मतलब जो लैक्टिक एसिड है वो रिकन्वर्जन होता है एनर्जी में, तो बॉडी का जो सोरनेस है वो खत्म हो जाता है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं स्प्लिट्स करा देता हूँ अपर एंड लोअर, तो आप ये यूज कर सकते हो, इजी है, ये बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग फुल बॉडी भी कराते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराते हैं। ओके सर, थैंक यू। Okay. As a physio cum trainer, I issued to correct exercise. Your opinion, sir? Corrective exercise, sir. Again, corrective exercise भी तो वही चीज हो गई ना सर, कि अगर वो स्क्वाट्स करना चाहते हैं और वो स्क्वाट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं पहले उनकी मसल की ट्रेनिंग कराऊंगा, मसल को रेडी करूंगा स्क्वाट्स के लिए। करेक्टिव इज समथिंग जो उस चीज के लिए लोगों को रेडी करता है। अगर मेरी बाइक है और वो पंचर है तो वो अपने करेक्ट कंडीशन में नहीं है, तो सर अगर बाइक में हवा ही नहीं भरूंगा तो मैं बाइक चलाऊंगा कैसे? हो गई सर, एकदम इजी एग्जांपल। So will this be correct that putting a client on leg press machine is better than body weight squat, considering the client is overweight and this less mobilized? अगर मोबिलिटी नहीं है सिद्धांत, तो मैं लेग प्रेस पे भेजूंगा भी नहीं, मैं लेग एक्सटेंशन तक ही रुक जाऊंगा। और लेग प्रेस एक्सरसाइज इज बेटर देन डूइंग स्क्वाट, ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, बट हाँ इनिशियल डेज में यू कैन गो फॉर इट। इससे अच्छा होगा कि बॉडी वेट स्क्वाट को आप बॉक्स स्क्वाट के तौर पे करो, मतलब पुट समथिंग बिहाइंड एंड उसके बाद उनको उस पर बैठना सिखाओ, क्योंकि मूवमेंट सिखाना तो पड़ेगा ही ना। अगर आप लेग प्रेस पे चले जाओगे तो आप मूवमेंट को स्किप कर रहे हो, और जितना भी मोबिलिटी तो लगेगा ही, बिना मोबिलिटी के तो वो लेग प्रेस भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे देखो, लेग स्क्वाट जब कर रहे हो तो आप स्टैंडिंग वे में कर रहे हो, और जब आप लेग प्रेस पे सोए हो तो उल्टे वे में स्क्वाट ही कर रहे हो, मूवमेंट तो स्क्वाट ही है लेग प्रेस में भी, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यस आशीष जी बोलिए। Sir, I'm sorry that I'm raising my question again, but sir, you are nicely not an issue. sir, you are nicely describing. आप बहुत अच्छा से सिखा रहा है, but I am very happy. I am very happy. I am really happy, and we are that community is happy. The entire community is happy. सब देख के एक्सप्रेशन से पता चलता है, एक्सप्रेशन से पता चलता है। सर एक्चुअली काइनेमेटिक, अब जो काइनेमेटिक चेन में कोई गड़बड़ी रह जाए, उसका ट्रंक में मोबिलिटी में कोई गड़बड़ी रह जाए, उसका हिप में कोई बैलेंस इम्बैलेंस, मसल इम्बैलेंस रह जाए, मसल एक्टिवेशन एंड करेक्टिव एक्सरसाइज ना कराया जाए, तो उसको सर जो भी मूवमेंट आप दे वो उसके लिए टफ लगेगा। क्यों? बैलेंस इज नॉट देयर, बैलेंस इज नॉट देयर। मैंने वही तो आपको बताया। अगर है आप बोले हैं, ये सब बोले हैं, उस है आप बोले हैं, आप बहुत अच्छे से बोले हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है, लगता है, आई फील इट, कि करेक्टिव एक्सरसाइज पहले होना चाहिए, उसका बाद सोचा जाए इक्विपमेंट का ऊपर। क्यों? हम बैठते उठते हैं, वही एक रेजिस्टेंस प्रोग्राम है, बिकॉज एंटी ग्रेविटी। एग्जैक्टली हम बैठ तो वही एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वही है, हम बैठ के उठ रहा है, वो हम सो के उठ रहा है, वो भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, एंटी ग्रेविटी। थैंक यू सर। अभी ये करेक्टिव वर्ड को बोलना सही नहीं होता है सर, क्योंकि करेक्टिव को ना बहुत लोग गलत वे में इंटरप्रेट करते हैं कि करेक्टिव करेक्टिव करेक्टिव। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि मुझे उस चीज के लिए उसको रेडी करना है, वो ज्यादा बेटर साउंड करता है, बिकॉज
करेक्टिव जब भी वर्ड आती है ना, ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड है. आई होप यू आर फ्रॉम कोलकाता, तो आप इस चीज को ज्यादा बेटर समझेंगे कि यहाँ के लोग सॉरी सर, ना ये वर्ड हम मेरा गुरु टिमोथी डोरिमन फ्रॉम द NASM नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन USA, मेरा गुरु है उन्होंने, तो उन्होंने हम उनको हम फॉलो करते हैं, और 2 दिन पहले एक तो मेरे को प्रेजेंटेशन भेजा तो मेरा 2 स्टूडेंट भी आज आपका प्रोग्राम में है, हम इनवाइट किया उन लोगों को. दे आर आल्सो वाचिंग माय प्रोग्राम, योर प्रोग्राम हियर. मिस्टर घोरुई एंड लिम्बू फ्रॉम West Bengal, they are also watching you today, and you are nicely interpreting your thought very nicely. Sir, उसमें सर करेक्टिव एक्सरसाइज यूज किया गया है, तो पहले सर करेक्टिव. हाँ, I know. Corrective is word. Corrective तो वो है ही. But क्या होता है ना सर, ये controversial इसलिए हो जाती है because corrective is basically for physiotherapist. वो ज्यादा अच्छे से इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं. करेक्टिव. सॉरी सर, आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट. नेचुरली वो बात हमारा दिमाग में है. थैंक यू. बट पॉइंट क्या है कि पॉइंट ये है कि सर हम लोग यहाँ पे करेंगे ना इस चीज को यूज, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल कहला जाता है, तो इस वजह से थैंक यू. सॉरी सर, थोड़ा सा वर्ड अवॉइड करता हूँ. नो इट्स सॉरी सर. हाँ, ओके. सो टिप फॉर सक्सेस: स्टार्ट लाइट. कुछ भी कीजिए एकदम आराम से स्टार्ट कीजिए. रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा हैवी देके स्टार्ट करें. जैसा कि मैंने बोला, बॉडी वेट ना यूज करके 5 किलो का लेग एक्सटेंशन स्टार्ट कीजिए, एंड उनको मूवमेंट समझाइए कि एक लाइन में उनकी चेन यूज हो रही है या नहीं, डिफरेंट जॉइंट्स यूज हो रहे हैं या नहीं. अपनी बॉडी को समझिए. बॉडी आपको बताएगा कि आपके बॉडी में पेन है या नहीं है. जब तक आप अपने बॉडी को समझना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा. हम एज अ ह्यूमन, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? हेल्थ प्रायोरिटी लेवल पे एकदम लास्ट में देते हैं. স্যার আমার একটা কথা ছিল স্যার, জানার ছিল. प्रायोरिटी लेवल पे প্লিজ বলো স্যার. বলছি কার্ব আর ফ্যাটের ডিফারেন্সটা আমাকে একটু জানিয়ে দিলে ভালো হয় স্যার. আমরা জানি কার্বোহাইড্রেট আলাদা, ফ্যাট আলাদা, কিন্তু কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাটের মধ্যে পার্থক্যটা আমাকে বুঝি. অনেকটা তফাৎ. হ্যাঁ, কার্বোহাইড্রেট আমরা লাস্টে দেখে আসি, ফ্যাটটা কি এটা আমি জানতে চাইতাম. एटर क्षेत्र में एक तो लास्ट ईयर मैं इसमें लास्ट में आता हूँ, तब तक मैं पहले ये चीज कंप्लीट कर देता हूँ. ओके सर. मेरा इंस्टाग्राम नाम है विवेक जायसवाल, VIVEKJISWAL. सो स्टे कंसिस्टेंट. ओके, कोई भी चीज आपको इंस्टेंट नहीं मिल सकती गाइस. अगर आपके बॉडी में कोई पेन है या आपके बॉडी में कोई मूवमेंट इश्यू है तो उसको टाइम लगेगा. वो मूवमेंट इश्यू है, वो पेन इंस्टेंट नहीं आई है, एक दिन का नहीं है. वो आपकी लैक ऑफ एक्टिविटी या लैक ऑफ मसल क्वालिटी इंप्रूव नहीं है, इस वजह से ये चीज़ आई है. तो इसको टाइम लगता है. तो किसी भी चीज़ को अगर आप करना चाह रहे हैं उसको थोड़ा टाइम दीजिए. एक बार में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है. गेट प्रोफेशनल गाइडेंस. किसी भी अंदर किसी प्रोफेशनल, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए. वो आपको गाइड करेंगे कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1RM. Just a second. Okay. हम सब ने सुना होगा 1RM के बारे में. 1RM का मतलब होता है 1 रेपिटेशन मैक्स. क्यों मैंने इस टॉपिक को इस सेमिनार में इंक्लूड किया? अच्छा, एक सेकेंड, क्वेश्चन है कुछ. फॉर एन एडवांस एक्सपीरियंस लिफ्टर इट्स गुड टू परफॉर्म 2 to 3 exercises और मूवमेंट पर मसल ग्रुप so as to maintain the maturity muscle mass for hypertrophy. एक्सरसाइजेस से ज्यादा इंटेंसिटी मैच्योर एक्सपीरियंस लिफ्टर के केस में मैटर करती है. Assuming that he is performing 4 set each. अगर वो 2 एक्सरसाइज करके 4 सेट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें 2 वार्म अप और 2 वर्किंग सेट ले रहा है हाई इंटेंसिटी का, तो भी काम कर जाएगा. और इस थ्योरी को क्लियर करने के लिए तुम माइक मेंटेसर की थ्योरी पढ़ सकते हो. उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. यूट्यूब पे आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी लिफ्टिंग के बारे में. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1RM. मैंने इस चीज को इनकॉर्पोरेट इस पर्टिकुलर वेबिनार में क्यों किया, मेंशन प्लीज.
ओके, अगर मैं बात करता हूँ 1 RM की, तो 1 RM चीज क्या है? 1 रेप मैक्स। 1 रेप मैक्स एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें हम किसी भी क्लाइंट की एक एक्सरसाइज की लास्ट लिमिट करने की कैपेसिटी समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे डेडलिफ्ट के तौर पे देखूं, तो डेडलिफ्ट करने का मेरा क्या कैपेबिलिटी है वो दिखना है। तो मैंने एक वेट लिया और मैं उस वेट को लिफ्ट कर रहा हूँ और मैं केपेबल हूँ उस वेट को इजीली लिफ्ट करने पे, तो वो मेरा 1 RM नहीं हो सकता। 1 RM हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हम मसल की स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं। इस मसल से तीन तरीके के मसल हैं हमारे पास। एक मसल होता है जिसे हम बोलते हैं मसल की मतलब इंड्योरेंस मसल, एक होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ मसल, एक होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी या फिर पावर मसल, जो भी जिस नाम से आप जान सकते हैं, जिस नाम से आप बोल सकते हैं। जैसे टाइप 1 हो गया इंड्योरेंस, टाइप 2 एंड 2B हो गया आपका स्ट्रेंथ एंड पावर। अब ये जो पर्टिकुलर मसल्स हैं, अगर मसल्स को ये क्वालिटी अलॉटेड है तो आपको इस मसल की क्वालिटी को ट्रेन भी तो करना है। और बॉडी में जो टाइप 2 मसल होते हैं वो ज्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं, 55% में पाए जाते हैं हर मसल एरियाज में। तो मसल की स्ट्रेंथ पे हमें एनी डे काम करना है, इसीलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूरी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसलिए जरूरी नहीं है कि आप उसकी हाइपरट्रॉफी करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि आप मसल की इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ बढ़ाएं। अब अगर स्ट्रेंथ की बात आती है तब ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम 1 RM के नाम से जानते हैं। 1 RM में हम किसी भी क्लाइंट का इन फंक्शनल मूवमेंट, जो कि डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेसेस हैं, इनके करने की कैपेसिटी देखते हैं कि वो एक रेप में कितना ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस यूज कर सकता है। उसको समझने के बाद हम उसकी सारी रूटीन डिजाइन करते हैं। तो 1 RM का एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन है जो मैंने इस PDF में शो किया है। ये देखिए, 100 into first bracket 1 plus 0.0333 into 5 into reps। अगर आप इस कैलकुलेशन को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने कैलकुलेशन कर पाएं। से फॉर एग्जांपल, एक लिफ्टर है जिसने 100 LBS लिफ्ट किया 5 रेप्स के लिए, तो मुझे ये पता है कि वो 5 रेपिटेशन 100 LBS पे उठा रहा है, तो वो कितना वेट ज्यादा उठा सकता है 1 रेप के लिए। तो इसकी कैलकुलेशन मैंने कैसे निकाली कि 1 RM इक्वल्स टू 100, क्योंकि वो पाउंड्स में वेट है, वहां पे वेट्स आती है, तो 100 पाउंड्स इंटू 1 प्लस 0.0333 इंटू 5 रेपिटेशन 5 हुई है इसलिए 5, तो इसका टोटल कैलकुलेशन आया 116.65 LBS, विच इज 1 RM उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। अब इस 1 RM को हम यूज कैसे करेंगे उस बारे में बात करेंगे। ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू वांट। यस सर। देखो, हर फंक्शनल मूवमेंट्स का ना अपना कैपेसिटी होता है कि आप इतना मैक्सिमम लिफ्ट कर सकते हो। तो उसी हिसाब से मैंने एक सैंपल बनाकर दिया आपके लिए कि स्क्वाट में मैंने कोर्स और ग्लूट्स को टारगेट किया और मैं उसमें ये समझ रहा हूँ कि मुझे उसकी 1 RM की कैपेसिटी और बढ़ानी है। मतलब अगर वो स्क्वाट 100 kg से या 100 LBS पकड़ो, LBS है तो LBS को समझना ज्यादा आसान होगा, कि वो 100 LBS से स्क्वाट कर सकता है। सॉरी, यहाँ पे 150 दिया ही हुआ है, 150 LBS से 1 RM कर सकता है। तो मुझे उसकी स्ट्रेंथ भी तो ट्रेन करनी है ना, मुझे उसकी मसल में जो स्ट्रेंथ वाली मसल है उसको भी तो ट्रेन करना है ना। तो मैं उसकी 60 से 70% ऑफ 1 RM, मतलब 150 का 60 से 70%, जो कि 90 से 105 LBS के बीच आता है, इस रेंज में, इस वेट रेंज में उसको ट्रेन करूंगा मैं, ताकि मैं उसकी स्ट्रेंथ या फिर इंड्योरेंस, अब इंड्योरेंस का रेपिटेशन आपको पता ही है 12 to 15, आपको हाइपरट्रॉफी का पता है 8 to 12 रेपिटेशन, आपको स्ट्रेंथ का पता है 6 to 8 रेपिटेशन, पावर का पता है 1 से 3 रेपिटेशन। तो ये जो रेपिटेशन है ना, उसका जो वेट सिलेक्शन होता है वो 1 RM की वजह से ही होता है। अगर आपको 1 RM के बारे में और डिटेलिंग चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद मी, मैं आपको पूरी थ्योरी दे सकता हूँ इसके पीछे, जो मैंने पर्सनली। हाँ, ये इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करें? मतलब ये 1 RM कब करना चाहिए? मतलब महीने में या हफ्ते में या कब ये करना चाहिए? मतलब कितने दिन बाद ये करना चाहिए? देखो, 1 RM ना
ये जो कॉन्सेप्ट है 1RM का या फिर कोई भी लिफ्टिंग पैटर्न का, इसका सबसे इजी कॉन्सेप्ट है रिकवरी। पॉइंट सीधी सीधी घूमकर रिकवरी पे आती है। अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, अगर आपकी बॉडी रिकवर्ड हो गई है, तो आप हर हफ्ते भी एक बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन हर हफ्ते ट्राई करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर हफ्ते ही वेट बढ़ा रहे हो 1RM का, मतलब वो 1RM चेक कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले तो अपनी 1RM चेक करनी है एंड उसके बाद उस 1RM को अपनी कैपेबिलिटी पे काम करवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 LBS से स्क्वाट मार रहे हो, अगर 100 LBS से स्क्वाट मार रहे हो तो 100 LBS का स्क्वाट मारने के बाद आपने सबसे पहले तो पावर में ट्रेन करना है, यानी 1 से 3 रेप। तो 1 से 3 रेप जाने के लिए आपको सबसे पहले 100 LBS का 80% ट्रिगर करना पड़ेगा, या 70% से ट्रिगर करना स्टार्ट करो। तो आप 70 LBS से स्क्वाट करना स्टार्ट करो। 70 पे आप जब स्क्वाट मार रहे हो तो आप ये समझ रहे हो कि 3 रेप करना टफ है आपके लिए। जब तक वो 70 किलोस पे आपकी 3 रेप आपके लिए इजी ना हो जाए, आपको ऐसा ना लगे कि आप और 2 रेप निकाल सकते हो इजीली, तब तक उस 70 को 75 या 80 होने मत देना। अगर आप इतने फ्रीक्वेंटली बढ़ने लगे कि हर हफ्ते आप वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली इंजरी की तरफ बढ़ रहे हो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब तक आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करती, आपकी बॉडी आपको ये नहीं बोलती कि यू आर रेडी फॉर हैवी लिफ्ट, तब तक आप मत जाइए। सबसे पहले एक मिनिमम से स्टार्ट कीजिए एंड स्लोली आप प्रोग्रेशन देख पाओगे। थैंक यू सर। जिस दिन आपने 1RM का 90% से 3 रेप निकाल दिया, आप तुरंत समझ जाना इट्स द हाई टाइम कि आप अपनी 1RM को रीचेक करो, बिकॉज आपकी 1RM प्रोग्रेस कर चुकी है। ओके, सो ये एक पैटर्न था कि स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट में आप कैसे 1RM को लिंक मतलब कैलकुलेट करेंगे एंड कैसा वेट लिफ्ट करेंगे। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एडवांस फेज है, इसके पहले आपको करेक्शन करना जरूरी है। लंजेस का अलग होता है, पुशअप्स का अलग होता है। सो मैंने इस PDF में सारी चीजें डिटेल में लिखी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सैंपल वर्कआउट प्लान। देखिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, रेस्ट एंड रिकवरी, कंसिस्टेंसी, वैराइटीज एंड प्रॉपर फॉर्म, ये सारे कुछ की कंपोनेंट्स है जो इस पे हमें काम करना पड़ता है। दिस इज अ सिंपल वर्कआउट प्लान कि अगर आपको किसी का वर्कआउट डिजाइन करना है लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी के स्पेक्ट में, तो आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने डे 1 में लोअर बॉडी लिया है, जिसमें मैं स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, लंजेस, स्टेप अप, प्लयोमेट्रिक बॉक्स, उसके ऊपर स्टेप अप एक्सरसाइज होती है, एंड काफ रेजेस लिया है। ये 5 एक्सरसाइजेस जिसकी 1RM की कैलकुलेशन भी मैंने की है, रेप रेंज की कैलकुलेशन भी मैंने की है, रेस्ट की टाइमिंग भी मैंने कैलकुलेट की है। एंड सेम गोज फॉर अपर बॉडी। पुशअप्स, उसकी क्या इंटेंसिटी रहेगी, रोइंग्स, बारबेल रोइंग या डंबल रोइंग या बैंड रोइंग या जो भी मैं कर रहा हूँ उसका क्या रेजिस्टेंस रहेगा, शोल्डर प्रेसेस, उसकी क्या रेजिस्टेंस रहेगी, ये सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे इन डेप्थ की है। डे 3 मैंने फुल बॉडी एंड कोर वर्कआउट पे ध्यान दिया है। फुल बॉडी मतलब मैं यहाँ पे कोर एक्सरसाइजेस पे ही ध्यान दे रहा हूँ, एंड बाकी की जो फंक्शनल मूवमेंट है जैसे वॉकिंग, जैसे रोटेशन, इन सब पे ध्यान दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें प्लैंक आ गया, रशियन ट्विस्ट आ गया, फार्मर्स वॉक आ गया, स्टेप अप आ गया। जो नॉर्मल स्टेप अप, यहाँ पे एरोबिक कैपेसिटी की बात की है मैंने, तो यहाँ मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग, तो मैं वो करेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे स्टेपर, एरोबिक स्टेपर की बात है, जहाँ पे मैं उनकी कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव करूंगा। माउंटेन क्लाइंबिंग, अगेन आई एम डूइंग कार्डियक हेल्थ एंड कूल डाउन, जिसमें स्टैटिक स्ट्रेच और या फिर चेन स्ट्रेच एंड डीप ब्रीदिंग, ताकि मेरी ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ब्लड को ऑक्सीडेटिव रखने के केस में। अगर ब्लड ऑक्सीडेटिव नहीं है तो आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट फ्लो नहीं करेगी, और अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट फ्लो नहीं की तो आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस क्रैम्प्स एंड आपको बहुत सारे अदर इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं। टिप फॉर सक्सेस, स्टे विद अ प्रॉपर असेसमेंट। अपनी 1RM का असेसमेंट कीजिए, आपकी पोस्चरल असेसमेंट कीजिए, आपकी जॉइंट मोबिलिटी का असेसमेंट कीजिए, मॉनिटर प्रोग्रेस। आप अपने 1RM को कैसे प्रोग्रेस हो रही है उसको देखते रहिए, समझते रहिए, फोकस कीजिए फॉर्म पे,
हमेशा हाइड्रेट रहिए, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी वाटर मॉलिक्यूल्स को ही समझता है, कभी बॉडी सॉलिड मॉलिक्यूल्स को समझता नहीं है। रेस्ट एंड रिकवरी, प्रॉपर रेस्ट चाहिए। कभी कभी अगर आपको अपनी बॉडी का रिकवरी और अच्छा चाहिए, गो फॉर स्विमिंग, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम कितना कार्ब्स खाएंगे, कितना प्रोटीन खाएंगे, कितना फैट्स खाएंगे, बट गाइज लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, इन सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना अच्छा वाइटामिन्स खाएंगे, कितना अच्छा मिनरल्स खाएंगे। अगर आपने वाइटामिन्स और मिनरल्स पे ध्यान नहीं दिया तो आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स खा लीजिए, आपकी बॉडी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, बिकॉज माइक्रोज आर वेरी इंपॉर्टेंट देन माइक्रोज। मैक्रोज को काम ही माइक्रोज कराती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी कभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का काम करवाते हैं, तो इस चीज को एकदम क्लियर व्यू में रखिए ताकि आपको दो समझ। चीज जानना था सर, कि कोई भी ये जो आप शेड्यूल आप बना के दिए हैं, ये शेड्यूल मैं ही फॉलो कराऊंगा, बट ये जब क्लाइंट नया आता है तो कितने दिन के बाद ये शेड्यूल चेंज करना होता है? मतलब 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, किस दिन बाद? कोई शेड्यूल मैंने आगे उनको प्लान करके लिख दिया है? एकदम सही चीज बताऊं तो 21 डेज एक टाइम फ्रेम है जहां पे बॉडी एक्सरसाइज को समझती है, मतलब उस एक्सरसाइज पे रिस्पॉन्स करती है। 14 से 21 डेज का एक विंडो होता है, और 14 से 21 डेज का विंडो के बाद उसमें प्रोग्रेशन की जरूरत आती है, और ये प्रोग्रेशन नेक्स्ट आपकी 3 to 4 वीक्स तक जाती है। अगर 4 वीक्स के बाद बॉडी में कोई प्रोग्रेशन या वर्कआउट उसको बहुत इजी लगने लगा और आप उसके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं देख पा रहे हो प्रोग्रेशन देने के बाद भी, दैट्स अ हाई टाइम कि आप चेंज करो वर्कआउट पैटर्न। ओके सर, और एक चीज है, ये जो आप मैक्रोज और माइक्रोज बता रहे थे सर, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा ये समझाएंगे मैक्रोज और माइक्रोज का मतलब क्या है, कैसे के क्या किया जा सकता है? ये अगर शॉर्ट में समझाएंगे तो अच्छा होता है। मैं समझा नहीं, क्या समझना है? मतलब आप ये न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन के जब बात बोल रहे थे आप, तो ये आप जब ये मैक्रोज और माइक्रो जो आप बोले, ये मुझे थोड़ा जानना था, ये क्या होता है? तो अगर ये आप शॉर्ट में थोड़ा बताते ये क्या है मैक्रोज और माइक्रो? तो न्यूट्रिशन की टॉपिक नहीं है, स्टिल मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ। बॉडी में 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, एक हो जाता है मैक्रोज, एक होता है माइक्रोज, एंड थर्ड जो आता है दैट इज हाइड्रेशन। अब ये 3 कंपोनेंट्स में बॉडी का सारा डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होता है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होता है। जब मैं मैक्रोज की बात करता हूँ तब मैं सॉलिड कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, बड़े ब्लॉक्स की बात करता हूँ जो हमारे बॉडी को लार्जर अमाउंट में चाहिए, और जब मैं माइक्रोज की बात करता हूँ तो मैं उन कंपोनेंट्स की बात करता हूँ जो हमारे बॉडी को मिनिमम अमाउंट्स में चाहिए। अब क्या है कि हमारे बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम की, मतलब माइक्रोज की, वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर बॉडी में माइक्रोज नहीं रहेंगे तो बॉडी का मैक्रोज प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। हमारे बाइक में इतनी बड़ी इंजन है, टायर्स हैं, कनेक्शंस हैं, जितने भी चेन्स वगैरह सब है। सो बाइक एक हैवी मॉलिक्यूल है जिसका वेट अराउंड 100 किलो, 90 किलो कुछ भी है, लेकिन उसको चलाता ऑयली है जो हमारी पेट्रोल होती है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि हमारा बॉडी जो मैक्रोज और माइक्रोज खाता है उसका प्रॉपर डाइजेशन या उसका प्रॉपर कुछ भी वो डिपेंड करता है टोटली आपके माइक्रोज पे। आपको अपनी माइक्रोज का इंटेक अच्छा रखना होगा, जिसमें आपकी विटामिन्स आती हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, मिनरल्स आते हैं, ट्रेस मिनरल्स आते हैं, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। हमारी बॉडी की रिकवरी मैग्नीशियम से होती है, पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, जिंक चाहिए। तो हम इन सब चीजों को ध्यान नहीं देकर हम सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाने पे ध्यान देते हैं, हम प्रोटीन खाने पे ध्यान देते हैं। ऑल्दो ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं मील्स में, लेकिन आपको स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉपर्ली ये सफिशिएंट अमाउंट में जा रही है। और किसी की कोई क्वेरीज? Thank you, sir. This, can I add one thing in this? Please add. Actually, Sir, Indian diet have more carbohydrates right now. तो वो लोगों को एक्चुअल में इंडिया में समझाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो कि भाई रोटियां समझाना मुश्किल नहीं होता है। दिक्कत क्या है पता है, हमें बचपन से सिखाया ही गया है, और हम जो नॉलेजेबल लोग हैं ना वो अपफ्रंट आकर समझाना चाहते भी नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं अपना ज्ञान फ्री का क्यों दूं।
ये बहुत एकदम बड़ा सर, factor है। एकदम सर, इंडिया इंडिया का प्रॉब्लम है कि वो समझाना नहीं चाहते हैं। जानते सब है, पता सबको है कि रोटी अच्छा नहीं है, चावल ज्यादा अच्छा है। सर ये और एक कारण है सर, और एक कारण है सर, और एक कारण है, जो लोग जानते नहीं है, ये लोग इतना बोलते रहते हैं, थोड़ा सा अटैकिंग हो जाता है, उससे जो जानते हैं वो लोग फॉरवर्ड आते नहीं है। सर ये आप तो बाइक लवर है हमेशा, आप तो सर बाइक लवर है हमेशा, बाइक का एग्जांपल इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ। ना वो तो मजाक रिलेट कर रहा हूँ सर। हम एक तो विजिबल है। एक उदाहरण हम देते हैं माइक्रो और माइक्रो का। हम जैसे बोलते हैं कि आप मीट ले लिया, मीट ले लिया, तो मीट पर्टिकुलरली रेड मीट इज रेड बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन और द आयरन इन इट। एंड इफ यू आप रेड मीट आप लेंगे तो रेड मीट का साथ आप विटामिन सी नहीं लेंगे तो वो आयरन आपको चिलेशन नहीं होगा। उसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द चिलेशन ऑफ द प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Exactly. बस ये चीज किसी को समझाना नहीं है। हाँ एकदम। आप अल्फा परफॉर्मेंस, आप और कंटिन्यू करें, आप कुछ बोल रहे थे। Just it's okay. No. तो आप बोला, आप क्या बोल रहे थे? आपकी बात से लोगों को that is the biggest issue कि because of the Indian diet has more carbs, so people actually don't want to avoid rotis because they think if I'm not getting the rotis, I'm not getting the energy. True. लोग ऐसा सोचते हैं, उनकी मेंटालिटी है, लेकिन ये गलत है। When we want to shift the specific कभी आपको you have to eat per meal not more than some percent carb according to your body. These are the grammage you have to understand. They don't know if यार मैं रोटी नहीं खाऊंगा ना, तो रोटी नहीं खाता हूँ ना सर, तो मेरे को एनर्जी नहीं रहती है, मेरे को थकान बहुत रहता है। This kind of statement I am getting much more in for my specific Indian clients. Exactly. अब मेरे क्लाइंट्स के साथ भी ना यही प्रॉब्लम है कि वो हमेशा यही बोलते हैं कि मैं रोटी नहीं खाता हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है। मैं फैमिली वाला बोलता है खाना ही नहीं खा रहा है। मैं उनसे यही पूछता हूँ कि सबसे पहले तो डाइजेशन। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी है, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करनी है, नहीं तो मेरा हार्ट खराब हो जाएगा। बॉस, आपका दूसरा हार्ट आपका काफ मसल है, आपने काफ को ट्रेन ही नहीं किया कभी। बोलते हैं ब्रेन रेस्ट चाहिए, रिकवरी चाहिए, बहुत जरूरी है, रिकवरी नहीं होगी तो फिर मेरे को दिक्कत होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, या फिर मेरा डार्क सर्कल आ जाता है। बॉस, डार्क सर्कल या सर दर्द आपके हेडेक की वजह से, मतलब ब्रेन की वजह से नहीं आता, आपके गट हेल्थ की वजह से आता है, बिकॉज गट आपका सेकंड ब्रेन है। क्लाइंट को ये ट्रेन करना, ये एक्सप्लेन करना और इस पूरे मिथ को क्लाइंट के सामने लाना बहुत जरूरी है। सो इन सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हो ना, आप अपने क्लाइंट के साथ एक छोटा आधे घंटे का 1 घंटे का वेबिनार्स लाओ, ताकि आप उनको एक्सप्लेन कर पाओ चीजें, उनके दिमाग में ये चीजें डाल पाओ, उनके साथ सारे फैक्टर्स रखो सामने, जो रिसर्चर्स हैं वो रखो सामने, ताकि उनको ये सारी चीजें क्लियर हो। बिकॉज इन पे उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी अपने ग्रोइंग एज से यही चीज सिखाया गया है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। Thank you sir, thank you so much. I hope ये वेबिनार आप लोग के काम आया होगा, मैं कुछ समझा पाया हूँगा। Very wonderful sir, very wonderful, thank you so much. Thank you so much. अगर आप लोग को इसकी PDF चाहिए, हाँ बोलिए। हेलो, कोई कुछ बोल रहा था सर? तो अगर आपको इसकी थैंक यू सो मच। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज मेरी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लीजिएगा, मैंने चैट पे लिख दिया है अपना, और इंस्टा आईडी भी शायद डाल दी गई है। मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा, एंड अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा, बिकॉज आपकी सर्टिफिकेट के लिए मैंने अपनी इंस्टा आईडी को पिन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसी नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, एंड आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा। प्लीज डू कनेक्ट विद मी ओवर देयर, एंड कभी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डालता हूँ तो आपके काम आएगी वो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Thank you sir, thank you so much, bye. Thank you sir.